कल की क्लास में हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा के अंदर आए हुए हैं या आने की संभावना है उनको हम यहाँ पे करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और वो आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। उसके बाद यही क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा से केवल वर्ड चेंज किए गए, क्वेश्चन वही था, आंसर वही लिखना था। दोबारा से फिर पूछा गया, आज सी भाषा इतनी प्रचलित क्यों है? ये कब पूछा गया? 2020 में, जब कोरोना चल रहा था, है ना। उस समय एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन जो पहला सेशन होता है वो लगता है, तो उसमें ये पूछा गया था। उसके बाद फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया। सी भाषा की जनप्रियता, जनप्रियता बोलते हैं प्रसिद्धि, है ना। लोग उसको प्रियता दे रहे हैं, उसको प्रिय मान रहे हैं, उसको मतलब एक तरीके से अपना रहे हैं। ठीक है, तो सी भाषा की जनप्रियता के कारण लिखिए। ये कब पूछा गया? 2022 में। पहले 2016 में, उसके बाद 4 साल बाद फिर 2020 में, फिर 2022 में। अब इसके बाद अगर 4 साल लगाएं, यदि इसके बाद 4 साल लगाएं तो क्या होगा? 2000। तो पॉसिबिलिटी है, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। जो आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उस लैंग्वेज को मैंने थोड़ा आसान बना दिया है। ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत सारा लिखा होता है, इतना हम नहीं समझ पाते, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, साथ ही साथ कुछ वर्ड इसके अंदर हाईलाइट किए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो लॉन्ग होगा, यानी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको इतना बर्डन नहीं लेना कि इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ गया या मैं इसको कैसे याद करूँ उत्तर को। ठीक है, वो बहुत आसानी के साथ याद होगा। यदि आपने पहली क्लास ले ली है तो बहुत आसानी के साथ याद होगा। चलिए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। लिखा है, सी भाषा की लोकप्रियता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है, सी भाषा में मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? प्रोग्रामर के पास। अब ये प्रोग्रामर कौन है? जो प्रोग्राम बनाता है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। जैसे आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो, वो सी लैंग्वेज को सीखने के बाद जब आप इसके प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे? प्रोग्रामर। क्लियर? अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जब आप प्रोग्रामर बन गए तो इसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं? सी भाषा में इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो सी भाषा की यही एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब जो इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, या आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल है उसके अंदर चिप लगी होती है, उसके अंदर हम फोटो को डालते हैं, डिलीट कर देते हैं, या कुछ फाइल है उसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये सब काम कौन कर सकता है? प्रोग्रामर कर सकता है। सपोज करो आपके जो आपका मोबाइल है उसकी मेमोरी फुल हो गई है, तो आप उसको फ्री कर सकते हो नहीं? भाई, आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर सपोज करिए कोई चिप लगी हुई है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, या इनबिल्ट भी है उसके अंदर, तो आप वहाँ से डेटा को डिलीट करके उसको फ्री करते हो नहीं करते हो? करते हो। तो आपके हाथ में कंट्रोल है नहीं मेमोरी का, है ना। लेकिन वो एक्सटर्नल मेमोरी का है। एक्सटर्नल मीन्स जिसके अंदर डेटा परमानेंट सेव रहता है। ठीक है, आपकी पेन ड्राइव है, परमानेंट सेव रहता है, उससे आप डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी करंट में काम कर रही है, जिसको हम रैम बोलते हैं, है ना। रैम के अंदर ही तो खेलेंगे भाई। सीधी सी बात है, अगर कोई प्लेग्राउंड है ना, प्लेग्राउंड पे टीम खेलने के लिए आती है, टीम तो आ रही है लेकिन वहाँ मैनेजमेंट भी चाहिए। पहली टीम ने अपना खेल खत्म किया, उसको वहाँ से निकालो, दूसरी को वहाँ पे लेके आओ, यानी मेमोरी फ्री भी होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे खेली उसके बाद वो वहीं पे पड़ी है टीम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर? तो सी भाषा की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? प्रोग्रामर के। यानी जो प्रोग्राम बनाता है वो मेमोरी को मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक, उसको दोबारा से राइट कर सकता है, लिख सकता है मेमोरी के अंदर।
दूसरा है, इसके अंदर दो फंक्शन है, मैलोक और सेलोक, ठीक, कैलोक भी बोलते हैं इसको। जैसे फंक्शन द्वारा आवश्यकता अनुसार मेमोरी को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये दो फंक्शन ऐसे हैं, इनके थ्रू हम मेमोरी को, जितनी भी हमें आवश्यकता है, हम मेमोरी को रिजर्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब आप एक बात बताइए, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है ना, और आपको ट्रेन का टिकट करना है। यदि आपके पास आज ऑनलाइन सुविधा ना होती, ऑनलाइन सुविधा का मतलब जो ऐप है ना, रेलवे की जो ऐप है, अगर वो ना होती तो क्या रेलवे के अंदर सीट को रिजर्व करना आसान होता? आपको पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ता, ठीक, वहां पे पूछते आप, पूछने के बाद तब आपको पता लगता है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको एक ऐप बना के दे दी कि आप इस ऐप के थ्रू घर बैठे हुए देख सकते हो कौन सी ट्रेन में जगह है, कौन सी में नहीं है। यानी आप घर बैठे बैठे अपनी जगह को बुक कर रहे हो अपनी आवश्यकता अनुसार, आप जितने भी मेंबर जा रहे हो। तो ये सी लैंग्वेज में वही है, ऐसे ही ऐप है ये, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद सी भाषा का विकास प्रारंभ में किसके लिए हुआ था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हुआ था। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, कंप्यूटर की आत्मा है ना, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है, आपको यहाँ पे केवल ये ग्रीन वाले वर्ड रिमेंबर करना है, इनको क्या करना है, याद करना है। सबसे पहला क्या, मेमोरी मैनेजमेंट किसके पास है, प्रोग्रामर के पास है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो फंक्शन मिलते हैं, मैलोक और कैलोक, ठीक, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार मेमोरी को रिजर्व कर सकते हैं। समझने के लिए आपको रेलवे वाला जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है उसको आप याद रखिएगा। सी भाषा का विकास किसके लिए किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इसको बनाया गया था, इस लैंग्वेज को, ठीक है। जो पहला टारगेट था इस लैंग्वेज को बनाने का वो क्या था कि भाई हमें एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। जैसे यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम है ना, जब आप उसको ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, एंड्रॉयड ही तो ओपन होता है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कौन ऑन तो होता है, वहां पे विंडोज ऑन होती है, वहां पे कौन होता है, विंडोज। यदि आप एप्पल के कंप्यूटर को ऑन करोगे तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो किसका है, मैक का बना हुआ है, वहां मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। यानी कुल मिला के उस सिस्टम की आत्मा, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चला रहे हैं, क्या चलाना है, उसके स्पीकर, उसका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब पहले ऑपरेट तो हो तभी तो आप काम करेंगे। तो जो सबसे पहला मतलब जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस समय ये विंडोज एंड्रॉयड वगैरह नहीं था, उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इन्हें बनाना था यूनिक्स के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना आसान नहीं था। तो ये इसी चीज़ पे लगे हुए थे कि हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि कंप्यूटर अपने आप को पहले ऑपरेट कर ले, उसके बाद हम उस पर काम करें। तो उसके लिए इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और जिसका नाम क्या रख दिया था, यूनिक्स। क्लियर? अब आगे चलें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 4 है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हार्डवेयर के बहुत क्या है, निकट कार्य करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके बहुत निकट काम करती है। मैंने आपको बताया था, जब आपको एक प्रोग्राम बना के मैंने दिखाया था वेरिएबल वाली क्लास में, मैंने कहा था कि जो नीली स्क्रीन है, बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी भाषा में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस नीली स्क्रीन के जस्ट पीछे हार्डवेयर है। हार्डवेयर कौन, CPU, रैम वगैरह ये सब लगी हुई है, ठीक है। मैं अपनी बात को इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहा हूँ सी लैंग्वेज के थ्रू, और जो ये नीली स्क्रीन है इसके अंदर ट्रांसलेटर लगा हुआ है, वो मेरी भाषा को 0-1 में चेंज करके किसको दे रहा है, हार्डवेयर को। तो मैं हार्डवेयर के बिल्कुल समीप हूँ, है ना भाई। बीच में क्या है, एक नीले रंग की परत तो आ रही थी बस, उसके बाद क्या था, हार्डवेयर। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बहुत निकट है। क्लियर? अब आप खुद से बताइए, जब आप छोटे बच्चे थे, यानी जब आपने जन्म लिया होगा, तो आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा नहीं, सबसे पहले ईश्वर ने आपके अंदर एक आत्मा डाली होगी। क्यों डाली? ताकि आप अपने आप को ऑपरेट कर सकें, आप अपने आप को चला सकें, अपने हाथ चला सकें, पैर चला सकें, हाथ मुंह चला सकें, सुन सके कानों से, है ना। आपको भले ही कुछ ना आता हो, आपको ना मम्मी का पता था, ना पापा का पता था, ना ABCD पता, कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर था। वो किस लिए था? ताकि आप अपने आप को ऑपरेट कर सकें। तो जो सबसे शुरू का सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम।
बाकी जो बाद की चीज़ें हैं, हम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कैलकुलेटर चला रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बाद के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो हमने सॉफ्टवेयर डाले वे बाद के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको हम बाद में सीखते हैं। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो वही था कि पहली आत्मा बनाई थी कंप्यूटर की, ठीक है। और ये जो सी लैंग्वेज है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों के बिल्कुल नज़दीक है, नज़दीक से काम करती है। क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए सी एक अत्यंत उपयुक्त भाषा है। सिस्टम लेवल का मतलब जो हमारा कंप्यूटर है और उसके जो हार्डवेयर हैं, ठीक है भाई, सबसे पहले बॉडी को तो चलाना था पूरे कंप्यूटर की, जिसे मैं आत्मा बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कंप्यूटर के अंदर कोई नया पार्ट जोड़ दिया जाए भविष्य में। आज वाईफाई है तो वाईफाई के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ लगा होगा, कल को एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए सैटेलाइट वाली, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी। तो उसका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किस में बनेगा? सी भाषा में बनेगा, क्योंकि सी भाषा क्या है, सिस्टम के बिल्कुल लेवल पे काम करती है, बिल्कुल हार्डवेयर के पास काम करती है। क्लियर। तो ये सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाती है। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, नेटवर्क ड्राइवर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर तथा सिस्टम यूटिलिटी के विकास में किया जाता है। यानी सी लैंग्वेज का उपयोग आप देखो कितनी जगह पे किया जा रहा है। सबसे पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसका पहला उद्देश्य ये था, जब इसको बनाया गया सी लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही बनाया गया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाया था इसमें? यूनिक्स, है ना। ये जो बाद में विंडोज, एंड्रॉयड वगैरह बनाए सब बने इसमें ही है, बाद में बने। उसके बाद कंपाइलर। कंपाइलर कौन होता है? जब मैंने आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे रन करके दिखाया था और हमने प्रोग्राम को रन करने के बाद यहाँ पे एक विंडो देखी थी जिसपे हमने एरर को देखा था, है ना। तो हमारे प्रोग्राम को जो 0-1 में चेंज कर रहा था और हमारी गलतियों को खोज रहा था, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। वो कंपाइल कर रहा था, ठीक है। तो उसको भी किसमें बनाते हैं हम? सी भाषा में ही बनाते हैं। नेटवर्क ड्राइवर, यानी जितने भी आपके नेटवर्क के से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं, भाई आपका वाईफाई चल रहा है, हॉटस्पॉट चल रहा है, ब्लूटूथ चल रहा है, नहीं नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी डिवाइस को, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो किसमें बनते हैं? सी लैंग्वेज में बनते हैं, यानी नेटवर्क ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब जो नेटवर्क को चला सके। आप समझ रहे हो भाई? टावर से जो आपके घर के पास नेटवर्क मतलब टावर लगा हुआ है, उससे आपके मोबाइल में रेंज आ रही है, तो वहां पे भी तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसी ना किसी भाषा में तो बना होगा, तो वो सी में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इंटरप्रेटर। जैसे कंपाइलर होता है सेम ऐसे ही क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। ये भी लैंग्वेज को क्या करता है? चेंज करता है, आपकी भाषा को 0-1 में चेंज करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है। जो कंपाइलर है वो तो पूरे कोड को एक बार में ही 0-1 में चेंज कर देगा, जो गलती होगी उसको नोट करता रहेगा, बाद में दिखा देगा कि भाई इतनी गलती आपकी है, आप इसको चेंज कर लीजिए। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? वो चेंज करेगा, जैसे ही बीच में गलती आई वहीं रुक जाएगा, वहीं कहेगा कि भाई पहले इसको चेंज करो, उसके बाद में आगे चलूंगा, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपने पढ़े थे पिछली क्लास में, जो सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, बैकअप हो गया, या मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी किसमें बनते हैं? सी भाषा के अंदर ही बनते हैं। उसके बाद नंबर 7 है, सी भाषा में पॉइंटर का प्रयोग कठिन होता है तथा इसमें क्लास एवं ऑब्जेक्ट का समर्थन नहीं होता, इसलिए बड़े एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए C++ तथा जावा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये लैंग्वेज काफ़ी पहले बनी थी, 1972 में बनाई थी। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसको बनाया इसलिए गया था कि हम अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकें। क्लियर। कैमरा चल रहा है सही? तो इसको बनाया इसलिए गया था कि हम एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकें। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर एक कंसेप्ट आप आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर के नाम से एक टॉपिक आएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे आपको भी तो वो हार्ड लगेगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब थोड़ा सा टिपिकल है वो, उसको इतना समझना इतना आसान नहीं है उसको, है ना। पॉइंटर को समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टिपिकल है। तो इसमें ये कहा गया है कि सी भाषा में पॉइंटर का जो प्रयोग है वो क्या होता है? कठिन होता है तथा इसमें क्लास एवं ऑब्जेक्ट का समर्थन नहीं होता। अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब C++ को बनाया गया तो उसमें 2 टॉपिक नए डाले गए जो सी भाषा में नहीं थे। वो क्या थे? क्लास और ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं पॉइंटर के मुकाबले।
है ना। यहाँ पे पॉइंटर हार्ड था, इसलिए अगली जो लैंग्वेज बनाई गई इसमें क्या बना दिया, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो यही कह रहा है कि यदि आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आप C++ या जावा का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर। लैंग्वेज सी, जो सी लैंग्वेज है वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सिस्टम लेवल पे है। समझ में आई। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों के निकट है। उसके बाद सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, नेटवर्क ड्राइवर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर और सिस्टम यूटिलिटी, ये सॉफ्टवेयर इसमें बनाए जाते हैं। पॉइंटर कठिन है इसमें, इसलिए क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के लिए नई लैंग्वेज बनाई गई है C++। यानी आपको यदि बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप उसको सी में ना बना के C++ या जावा में बनाएं, तो वो अच्छा होगा। क्लियर, ये समझ में आया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर इसको डीपली आपको मतलब ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप मतलब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या है, क्या लिखा हुआ है, MUOSL, MUOSL। मैं इसको पढ़ूंगा मूसल, आप इसको मूसल पढ़ेंगे, क्योंकि गांव में आपने देखा होगा कि धान वगैरह को कूटने के लिए एक इस तरीके से डंडा होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, मूसल बोलते हैं। ठीक है। अगर नहीं पता तो अपने जो आपके दादाजी हैं, दादी हैं, उनसे पूछना, वो आपको बता देंगे। इसको आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, मूसल को याद रखना है। MUOSL। एम से क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट यही था आंसर में, कि जो सी लैंग्वेज है वो क्या कर सकती है, मेमोरी को मैनेज कर सकती है। और ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, प्रोग्रामर के पास। दूसरा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें बनाया गया है ना। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी करीब है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बिल्कुल समीप है। क्लियर। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग, है सिस्टम के लेवल पे काम करती है। आपके जितने ड्राइवर्स, यानी जो नेटवर्क ड्राइवर्स हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो सब किस में बनते हैं, इसी में बनते हैं। लास्ट है क्या, लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, अगर आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप सी लैंग्वेज को यूज ना करके C++ या जावा को यूज करें, क्योंकि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं है। इसके अंदर क्या है, पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या है, हार्ड है। सर C++ और जावा नहीं कर सकते, नहीं, अदर भी कर सकते हैं, उससे आगे भी, हाँ कर सकते हैं, उससे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन सी के बाद तो C++, जावा इस तरीके से बनी ना, तो इसलिए मैं सीक्वेंस में नाम ले रहा हूं। ठीक है। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा एक मध्य स्तरीय, इंग्लिश में इसको मिडिल लेवल बोलते हैं, मिडिल लेवल भाषा है, उदाहरण सही समझाइए। ये क्वेश्चन कब आया, 2018 में आया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ही आया था। इसका आंसर देखते हैं। सी भाषा को मध्यम स्तरीय यानी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल तथा निम्न स्तरीय यानी लो लेवल दोनों भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन दोनों स्तर पर कार्य करने में सक्षम है। क्लियर, बात समझ में आया। भाई कहते हैं ना कि हम मिडिल फैमिली से हैं, मध्यम स्तर के लोग हैं, ना हम गरीब हैं ना हम अमीर है। तो ये लैंग्वेज वही है, ना ये गरीब है ना ये अमीर है। गरीबों में गरीब है, अमीरों में अमीर है, लेकिन इतनी भी अमीर नहीं है कि बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना दे, और इतनी भी गरीब नहीं है कि बिल्कुल 0-1 में ही काम करे। बात समझ रहे हो। तो जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक। इसी के अंदर अब आगे है, यही को उत्तर चल रहा है दूसरे क्वेश्चन का ही। सी भाषा के मध्यस्थ होने के कारण क्या है, यानी वो जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है वो क्यों है, उसको समझो। हाई लेवल तथा लो लेवल दोनों के गुण इसके पास है। पहली बात, सी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज की तरह सरल सिंटैक्स होते हैं। सरल सिंटैक्स कैसे, मैंने आपको बताया था जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना सिखाया,
वेरिएबल डिक्लेयर किया था नहीं, वेरिएबल को बनाया था नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेरिएबल को बनाना है आप क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, ठीक है, और नेम ऑफ वेरिएबल। ये क्या था, सिंटैक्स था, सिंटैक्स था ना ये। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैथ के अंदर सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वहां पे सूत्र बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, सिंटैक्स। आपको वेरिएबल को बनाना है तो इस सूत्र को याद कर लो, डाटा टाइप लिखो और क्या लिखो, वेरिएबल का नेम, आपका वेरिएबल बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंटैक्स बना सकते हैं या होते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की तरीके से होते हैं। अब आप ये बताओ मुझे सबसे पहले, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कोई एग्जांपल। 01, यानी अगर आप इन सबको 0101 ऐसे करके लिखते इसको डेटा टाइप को, क्या ये समझ में आता, नहीं आता ना, वो लो लेवल चल जाती बहुत। और हाई लेवल क्या है, जो हमारी भाषा के तरीके से बिहेव कर रही है, ABCD में ही काम चल रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो हाई लेवल। ठीक, तो इस भाषा में क्या है, इस भाषा में सिंटैक्स होते हैं, वो किस में होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। साथ ही साथ यह लो लेवल लैंग्वेज की तरह मेमोरी को क्या करती है, मेमोरी और हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मेमोरी को और हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस कर लेती है, क्योंकि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर की, जो मेमोरी है, उसके अंदर क्या बहता है, करंट बहता है ना, और करंट किस में काम करेगा, 01 में, तो लो लेवल हो गई। तो आपको समझ में आया कि ये मिडिल स्तर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, हाई लेवल से क्या है, सिंटैक्स, और लो लेवल से क्या है, मेमोरी और हार्डवेयर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त, सी भाषा का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फ्रेमवेयर, कंपाइलर तथा असेंबलर बनाने में किया जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम सिस्टम के लिए ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे। हमारे लिए सॉफ्टवेयर कौन से हैं भाई, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया, ये किसके लिए है, हमारे लिए है। लेकिन जो कंप्यूटर, जो आपके मोबाइल है, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइलों को मैनेज किया जा रहा है, आपने डिलीट किया, नई फाइल को डाउनलोड किया, पहली फाइल वहाँ से हट गई, नई फाइल आ गई, ठीक है, कितनी मेमोरी बची हुई है, कितना इसके अंदर जंक फाइल आ गई है, जंक फाइल का मतलब जो वेस्ट है उसको हटाना है, ये सब काम कौन कर रहा है, मोबाइल खुद कर रहा है ना, ये मोबाइल खुद कर रहा है। तो उसके लिए अपने भी तो सॉफ्टवेयर है कुछ, तो ये वही बात कर रहे हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी उस सिस्टम के लिए ही प्रोग्रामिंग करना, हमारे लिए नहीं करना। अभी हमारे लिए कोई सॉफ्टवेयर मत बनाओ, कंप्यूटर के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाने हैं अभी, ताकि वो अपने आप को अच्छे से चला सके। तो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी क्या है, उपयुक्त है। उसमें कैसे है, सी भाषा का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए करते हैं, है ना। साथ ही साथ क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कैसे, बहुत सारी डिवाइस है हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सपोज करो कल कोई नया माउस बन गया, है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया माउस बन गया, चलाना हमें उसे, जो हमारा पहला कंप्यूटर है उसके ऊपर ही, वो चलेगा कैसे, क्योंकि पहले कंप्यूटर को तो उसका पता नहीं, है ना, वो चलेगा कैसे। उस जो आपका नया माउस बना है उसके साथ एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जाएगा सिस्टम लेवल का। आप अपने पुराने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को डालेंगे तब वो माउस काम करेगा। क्लियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर, यानी जो डिवाइस को ड्राइव करा रहा है, डिवाइस को चला रहा है। उसके बाद फ्रेमवेयर, है ना। ये फ्रेमवेयर क्या होता है, ये इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट का जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। क्लियर भाई, इंटरनेट से डेटा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इस चीज में आप थोड़ी ना कुछ करते हो, वो तो अपना आप कार्ड करता रहता है, तो वो भी सिस्टम लेवल पे प्रोग्रामिंग हो रही है। कंपाइलर आपने समझ लिया, नीली स्क्रीन जो अनुवाद करता है, ठीक। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है, असेंबलर भी सेम कंपाइलर के तरीके से ही काम करता है, लैंग्वेज को बदलता है। लेकिन ये किसको बदलता है, एक जब लो लेवल लैंग्वेज थी 01 वाली बाइनरी, और आपकी सी लैंग्वेज आई, उसके बीच में एक लैंग्वेज आई थी असेंबली,
जिसमें आधा 0 में लिखा जाता था और आधा ABCD में लिखा जाता था। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या बनाया था, असेंबलर। ठीक है, इन सबको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सी भाषा का, इसलिए सिस्टम के लिए उपयुक्त है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में भी उपयोगी सी भाषा द्वारा सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए केवल सिस्टम लेवल तक सीमित नहीं है। यानी ये केवल सिस्टम के ही सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, सिस्टम के लिए बेस्ट तो है, अच्छी तो है सिस्टम के लिए, लेकिन इसकी लिमिटेशन इतनी नहीं है कि केवल सिस्टम के लिए बनाएं। ये जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर हैं, हम इंसानों के लिए, जैसे हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये सब चीजें, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को भी ये बनाती है। ठीक है, बनाएंगे हम अपने लिए, प्रोग्राम बनाएंगे इसमें जब आगे चलेंगे भी। अब नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर एवं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी भाषा में जो बड़े प्रोग्राम है उनको हम फंक्शन में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है उसको क्या कर लेंगे, छोटे छोटे फंक्शनों में बांट लेंगे। इससे प्रोग्राम को समझना, सुधार करना, पुनः उपयोग करना आसान हो जाता है। यानी आपका यदि कोई बड़ा काम है उसको आप क्या कर लो, छोटे छोटे भागों में तोड़ लो, है ना। आपके घर पे कोई बर्थडे है या कोई भी फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उन काम को क्या करते हैं आप डिवाइड कर देते हैं और एक इंसान को जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई खाने का आप देखोगे, जो गेस्ट आएंगे उसका आप देखोगे, ऐसे करते हो ना। तो पूरे प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब सपोज करो खाने में कोई समस्या हुई तो आप किसे पकड़ोगे, जो खाने का जिम्मेदार है। पूरे प्रोग्राम को, पूरे सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना देखोगे। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और मॉड्यूलर के अंदर बांट सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बना सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एवं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्लियर। कोड रियूजेबल है। कोड रियूजेबल का मतलब आपने आज कोड लिखा कोई, सपोज करो आप आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 साल बाद दोबारा से फिर ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सेम वैसा ही, तो जो आपका पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है आप उसके कोड को उठाएंगे और वहां पे पेस्ट कर लेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे, आपको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। एक बार बनाए गए फंक्शन या लाइब्रेरी का उपयोग अन्य प्रोग्राम में भी किया जा सकता है। इससे समय तथा मेहनत दोनों क्या होती हैं, सेव होती हैं, दोनों बचती हैं। क्लियर। ठीक। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, सी भाषा टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच का पालन करती है। इसमें बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके हल किया जाता है। यानी इसका जो फ्लो है काम करने का वो कैसे है, ये ऊपर से नीचे को चलती है। ठीक है, पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। इस तरीके से टॉप से नीचे को चलेगी। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर को चल रही है, बीच से ही चल रही है। ये क्या करती है, टॉप से स्टार्ट करती है, ऊपर से। क्लियर। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं, जैसे आप कहीं भंडारे में खाना खिलाते हैं ना, ठीक, आपने खाना बांट दिया। अब आप जब दोबारा पूछने के लिए आते हैं तो आप शुरू से ही स्टार्ट करें, ऐसा नहीं आप बीच से घुस गए, इधर से उल्टा चल रहे हैं। आपको टॉप से ही चलना है, फिर से आप ऐसे जाएंगे। अगर फिर आपका प्रोग्राम चल रहा है तो फिर टॉप से ही नीचे को आएंगे आप। बात समझ में आ गई। ठीक है। सरल एवं शक्तिशाली सी भाषा में ये गलत लिखा हुआ है, 32 कीवर्ड होते हैं। कितने कीवर्ड होते हैं, 32। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, याद आपको ध्यान रखना है। 32 कीवर्ड्स होते हैं, इसलिए इसे सीखना, याद करना तथा प्रयोग करना अपेक्षित क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। केवल 32 ही कीवर्ड है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आसान बनाती है आपको प्रोग्रामिंग को। ठीक। लास्ट है इसका अन्य भाषाओं का आधार, यानी इसके बाद जितनी भी भाषाएं बनी उन सब का आधार क्या है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज से ही बनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है अदर लैंग्वेज की। ठीक है। सी भाषा को C++, जावा तथा अन्य कई आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आधारभूत भाषा माना जाता है। हाँ, मानी जाती है, यह माना जाता है। ठीक है, आधारभूत माना जाता है। क्लियर, वो गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आपको आज कराए, दोनों समझ में आ गए। ठीक। अब इनमें कोई डाउट, दोनों का आपको याद कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिखेंगे कहाँ से, लिखने के लिए आपकी वीडियो बन गई है, आप जाएंगे
क्वेश्चन उतारेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में एमसीक्यू लिखने हैं, जो क्लास आपकी कल हुई थी, ठीक है, उसमें जो एमसीक्यू हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको लिखना है। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन और उसके बाद आंसर। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक। जहाँ पे मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, आप अपनी सुविधा के लिए हाईलाइट कर सकते हैं, आप हाईलाइटर से कर लें या अदर कोई पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट का मतलब होता है कि एक मुख्य पॉइंट है, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा से पहला दिन होगा तो आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, इतना सारा आप आज से पढ़ेंगे, ठीक है। उस समय आपको केवल पॉइंट दिखने चाहिए, और जब आप उन पॉइंट्स को देखें तो आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए कि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, ये सब मेरे याद है, ठीक है। मेहनत अभी करनी है, एग्जाम के पास नहीं करनी। एग्जाम के पास तो केवल रिवीजन करना है, ठीक है। कोई डाउट आपका होता है आप क्लास में पूछिए, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट में पूछेंगे, ठीक। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, वो आपके मोबाइल पे ही ओपन होगा। एमसीक्यू आएंगे वहाँ पे, एमसीक्यू आप वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो स्कोर है वो आपको वहीं पे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।